नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। पहले बात किसानों की, जिनके आंदोलन को आज 9 महीने हो गए। पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुए कृषि कानूनों के विरोध की मुहिम अब भी जारी है। दिल्ली की सरहद पर सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में डटे रहे ये किसान। आंदोलनकारियों की संख्या घटती और बढ़ती रही है, लेकिन किसान संगठन अपनी मांगों पर बने रहे। तो सिंगू बॉर्डर पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन अब चल रहा है। तो सरकार से बातचीत का सिलसिला कई महीनों से आगे नहीं बढ़ा। हालांकि दोनों बातचीत के लिए तैयार की बात जरूर कहते रहे। केंद्र सरकार ने कल ही गन्ना के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो 5 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। 285 रुपए से 290 रुपए यानी 5 रुपए का इजाफा किया है। पंजाब सरकार ने भी गन्ने के दामों में 4 साल के बाद बढ़ोतरी की। उत्तर प्रदेश में भी काफी समय से बढ़ोतरी अटकी पड़ी है। और हालांकि योगी सरकार भी किसानों के हित में कुछ अन्य ऐलान जरूर कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सरकार किसानों पर पराली जलाने पर मामला जो है वो वापस ले लेगी और फाइन भी नहीं लगाएगी। सरकार इस पर भी विचार करेगी और इस पर निर्णय लेगी कि फसल अवशेष जलाने के दौरान किसानों पर दर्ज जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को समाप्त करने और उन पर जो आर्थिक दंड लगाया गया है इसको समाप्त करने के लिए भी सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, जिससे किसी भी किसान भाई को कहीं भी परेशानी न होनी पड़े। तो किसानों की चर्चा कर रहे हैं बड़े किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, समय निकालने के लिए। 2 दिनों का सम्मेलन भी आप लोगों का चल रहा है। पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि 9 महीने से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। अब 25 सितंबर को आप भारत बंद की बात भी कर रहे हैं। क्या इससे हासिल होगा? क्या हासिल होता है आंदोलन करने से? आप ही बता दो, क्या हासिल होता है? भाई, देश में अपनी बात कहने का कौन सा तरीका है, वो तरीका हमको बता दो। आप तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, सारे के सारे दिल्ली में रहते हो। भाई, आप हमको तरीका बता दो कि सरकार हमारी बात कैसे सुनेगी। एक लोकतांत्रिक देश में, जो देश अब आजाद हो चुका है आज से 75 साल पहले, उसमें अपनी बात कहने का कौन सा तरीका है? भाई, तो सरकार से पूछना चाहिए ना कि किसान अपनी बात कौन सी भाषा में कहें, किस तरीके से आप उनकी बात मानोगे। आप तो हमारे से सवाल कर रहे हैं। अजीब मामला है भाई, प्रेस के लोगों का। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कल ही केंद्र सरकार ने जो गन्ने का एक समर्थन मूल्य वो बढ़ा दिया है। अब सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, कि इससे 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। तो इस सरकार के इस फैसले से क्या कुछ किसान खुश हैं? 5 रुपए से हो जाएगा फायदा? अपनी तनख्वाह भत्ते पिछले 5 साल में कितनी बार बढ़ाए, वो भी तो बता देना जरा। मतलब 5 रुपए बढ़ा दिए पर क्विंटल, किलो के हिसाब से कितना बैठ गया? मतलब हमारा बढ़ेगा क्विंटल में 100 किलो पे 5 रुपए, और वैसे बढ़ेगा किलो पे, केजी पे। तो ये भी तो देख लो ना आप कि 5 रुपए कोई चांदी के रुपए दे रहे या सोने की गिन्नी दे रहे या डॉलर। 5 डॉलर तो नहीं बढ़ाए कभी। धोखा हो गया हो, 5 डॉलर बढ़े हो। यह हो सकता है कि 5 डॉलर तो नहीं बढ़ाए इन्होंने। ठीक है टिकैत जी, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि आप 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की आप पंचायत आप लोग करने वाले हो। तो क्या माना जाए, जो यूपी में अब चुनाव होने वाले हैं उसके जरिए रास्ता निकाला जा रहा है? नहीं, तो चुनाव तो टाइम पे होंगे। चुनाव तो 6 महीने बाद में है। अभी तो पंचायत करेंगे अपने वहां पे। सब जगह से लोग आएंगे, पूरे देश भर से लोग आएंगे, उनकी मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे हम। भाई, 9 महीने हो गए, आज सरकार नहीं मान रही तो आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी हमको भी। हम भी पूरे देश भर में जाएंगे। अभी तमिलनाडु गए थे हम, 4 दिन में आए वहां से। तो वहां पे पूरे देश की हालात खराब है। पूरा देश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है। जो सरकारी जिसकी नौकरी थी रेलवे, वो आधी रेलवे बिकने के कगार पे है। आधे कर्मचारी उससे हटने तैयार हैं। जो डिफेंस की अपनी यूनिट थी वो सब बेच दी गई। जो स्टेडियम थे उनको बेच रहे हैं। इस देश में बचेगा क्या? सरकार या उनके गिरवी रखी गई। भाई, सरकार की तो बड़ी कंपनी चला रही है। सरकार को कोई पार्टी तो चला ही नहीं, बड़ी कंपनी इसको सरकार को चला रही।
देश के अनाज को और ये कैद करना चाहते हैं, रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, अनाज को गोदामों में बंद करना चाहते हैं। तो देश की सरकार बताएगी कि आप क्या करना चाहते हो। किसी को बोलने की आजादी देश में नहीं है। जी टिकैत जी, अभी पंजाब सरकार ने भी जो गन्ने के दाम है वो बढ़ाया है कई महीनों बाद, क्योंकि वहां पे भी चुनाव है। और जो किसान एकता मोर्चा था वो उसने खुशी जताई, ट्वीट भी किया है। आपको लगता है इसका असर अब यूपी में भी पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी गन्ने के दाम नहीं बढ़े? हाँ, नहीं बढ़े, नहीं गन्ने के दाम पिछले 5 साल से नहीं बढ़े गन्ने के दाम। महंगाई तो बढ़ी है देश में। जहां गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए, दूसरी फसलों के रेट भी बढ़ने चाहिए, एमएसपी को गारंटी कानून भी बनाना चाहिए। तो ये बड़े सवाल है। एमएसपी पे खरीद हो, वो भी एक बड़ा सवाल है। फर्जी खरीद होती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। सस्ता अनाज खरीद के महंगे दामों पर बेचा जाता है एमएसपी पे। उसकी भी जांच हो जाए जरा उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि जो पराली जलाने के मामले किसानों पे वो समाप्त हो जाएंगे, जो फाइन है वो भी वो नहीं हटाएंगे। तो इससे कुछ राहत मिलेगी? टिकैत जी, आप मुझे सुन सकते हैं? मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जो पराली जलाने के मामले वो समाप्त कर दिए जाएंगे। आवाज कहां से बंद होगी? अच्छा, अगर आप मुझे सुन सकते हो, आप सुन सकते हो आप मुझे? तो कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत से बात करने की, क्योंकि कहा यह जा रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। हम प्रोफेसर दर्शन पाल को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लिए खास रणनीति वो बना रहे हैं। तो मुझे टिकैत जी, मैं पूछ रही हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि पराली जलाने वाले मामले जो है बंद कर दिए जाएंगे, फाइन भी नहीं लेंगे यूपी में जो किसान है। उससे राहत होगी ना कुछ? हाँ, पुरानी वाले से तो कुछ राहत होगी। जो काम करेंगे उससे तो राहत तो कुछ तो होगी। ये तो एक बार मुकदमा लिख के और फिर कह रहे जी हमने हटा लिया, राहत होगी क्या? किसी का गला घोटल लोगो, फांसी दे लोगो, और कह रहे जी हमने आपका गला नहीं घोटा, आपको राहत मिली कुछ। तो आदमी ये तो कहेगा हाँ भाई मैं मर जाता, बच गया, मुझे सांस आ गया कुछ। भाई कानून अपने आप लेकर आए और कह रहे जी देखो हमने आपको राहत दे दी। भाई पहले से पुराली पहले से जलती हुई आ रही, इस पर बंदी से लगाई पुराली पे, पत्ती पे। अब कह रही देखो हमने खोल दिया, आपको राहत दे दी हमने। भाई इसका भाव बढ़ा दो, आप फसलों के दाम दे दो। बिजली हरियाणा में, पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 35 रुपए हाउस पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 है। तो एक 35 और 175 में तो बहुत अंतर है। तो इसके रेट भी कम होने चाहिए। और जो फर्जीवाड़ा होता है एमएसपी पे, उस पर भी जांच हो जानी चाहिए। अकेला रामपुर डिस्ट्रिक्ट का हमने दिया डाटा, 11,000 फर्जी किसानों के नाम से ओटीपी आया, उनको किसान बनाया गया। जो सड़क की जमीन थी उस पर खेती दिखाई गई, जिस कॉलोनी बनी हुई है जिस जमीन पे, उस पर खेती दिखाई गई। और सस्ते में धान खरीद के बिहार और मिर्जापुर और ये सोनभद्र यहां से धान खरीद के जाया गया और रामपुर और इन जिलों में बेचा गया। वो मंसूरी धान है, यहां पैदा होता ही नहीं जी। जरा जांच हो जाए एक बार। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी पर फर्जी बढ़ा हुआ है उसका भी आप एक अहम आरोप लगा रहे हैं। प्रोफेसर दर्शन पाल को मैंने सुना कहते हुए कि उत्तर प्रदेश के लिए खास रणनीति होगी, हर जिले में एक कमेटी बनाएंगे, किसान समिति बनाएंगे, चुनावों से पहले वहां जाएंगे किसान। तो यूपी पे खासा फोकस रहेगा आप लोगों का? चलिए, मुझे कहा जा रहा है टिकैत जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन कई अहम बातें उन्होंने कही हैं। किसान राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिन का चल रहा है और अब जिस तरह से ये लोग महापंचायत करेंगे और 26 को ये लोग देश भारत बंद की बात कर रहे हैं। बहरहाल एक और अहम खबर आ रही है, मैं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। विधायकों से दिल्ली पहुंचने को कहा गया। वाकई में जो भूपेश बघेल और सिंहदेव जी के बीच में जो रस्साकशी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कल हमने सुना भूपेश बघेल किस तरह से वापस गए। उन्होंने कहा कि जो 2.5 साल की सरकार का सपना देख रहे हैं अब वो सपना ही रह जाएगा। फिर हमने केटी सिंहदेव को सुना,
उनका ये कहना है कि वो भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब अगर विधायक दिल्ली आ रहे तो ये बहुत अहम हो जाता है। संकट एक तरह से वहां पे सरकार का क्या गहरा गया, हमारे सहयोगी मुझे बताया जा रहा है अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, तो बताइए छत्तीसगढ़ को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए, जब से आप देखेंगे निधि ये सरकार बनी है तब से ये फॉर्मूला मीडिया की तरफ से चलाया गया कि 2.5 साल के बीच में सहमति बनी है, क्योंकि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन पहले सेहरा टीएस सिंहदेव के सर पर ही बंधा और जिस तरह से उन्होंने राज्य को चलाया तो ऐसी कोई विकट स्थिति पैदा नहीं हुई कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़े। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के घटनाक्रम बदले हैं, क्योंकि एक विधायक ने सीधे सीधे आरोप लगाया अपने ही राज्य के एक बड़े नेता और स्वास्थ्य मंत्री पर कि वो उनको हत्या करवाने की उनकी कोशिश है, उसके बाद 15 से 17 विधायक हामी भरते हैं, विधानसभा के पटल पर एक तरह से नाराजगी टीएस सिंहदेव दिखाते हैं और वापस चले जाते हैं। दिल्ली से फोन आता है, फिर विधानसभा आते हैं, वो विधायक मांगते हैं माफी मांगते हैं, गृह मंत्री का उसमें बयान आता है और उसके बाद से ये घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। कुछ दिनों से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दिल्ली में थे, आज फिर खबर आई कि टीएस सिंहदेव भोपाल आ रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में ही थे ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया और उनकी मुलाकात भी हुई और वापस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जा सकते और हमारे सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक, हमें नाम भी बताए गए हैं, लेकिन चूंकि अभी 2 सूत्रों से उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली जाने वाले हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। कुछ मंत्री भी दिल्ली में कैंप किए हुए हैं दोनों खेमों के। तो कहीं ना कहीं जैसा हम कह रहे हैं कि संकट गहराता जा रहा है और आने वाले 7 दिनों में यानी सितंबर के पहले हफ्ते में तस्वीर साफ हो पाएगी। इस बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ऊंट किस करवट बैठता है ये तो हम अभी नहीं बता सकते, तो लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक वापस छत्तीसगढ़ पहुंच के जो उनका इतना भव्य स्वागत हुआ वहां पे जो दिखाया गया तस्वीरों में, उन्होंने कहा कि जो 2.5 साल की सरकार के सपने देख रहे हैं वो सपने पूरे नहीं होंगे, तो जल्दबाजी कर दी उन्होंने ये बयान देने में, इसका मतलब? देखिए, आप खुद सोच के देखिए कि कोई मुख्यमंत्री हैं वो वापस दिल्ली से अपने आला नेताओं से मिलकर राज्य में जा रहे हैं और अगर सब कुछ सामान्य है तो इतने भव्य स्वागत की या शक्ति प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है। आमतौर पर वो दिल्ली आते हैं, अपने आला नेताओं से मिलते हैं और वापस चले जाते हैं। इसके पहले भी कई बार वो दिल्ली गए हैं, लेकिन इस तरह से एयरपोर्ट पर तस्वीरें दिखी नहीं है और इस तरह से अपनी बात को रखना भी एक तरह से साबित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से इतने पुख्ता तौर पर अपनी बात को रखनी पड़ रही है। या नहीं तो कांग्रेस की सरकार है, बहुमत में है और उनके मुख्यमंत्री तो हैं ही, फिर जरूरत क्या है? क्योंकि ये झगड़ा बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये झगड़ा कांग्रेस बनाम कांग्रेस ही है। बिल्कुल अनुराग, आप हालात पर नजर बनाए रखें और छत्तीसगढ़ की जिस तरह से आपने बोला है ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी और सितंबर के पहले हफ्ते में ही, अभी समय है, तभी तस्वीर ठीक तरह से साफ हो पाएगी और अगर विधायक दिल्ली आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह की एक बिल्कुल स्थिति साफ वहां पर नहीं है सरकार के लिए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है, हम लोग ब्रेक लेंगे और आपको बता दें कि इसके बाद उत्तर प्रदेश से एक खबर है, राष्ट्रपति वहां पर दौरा करने जा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही मैसूर से भी एक खबर है। वहां पे मैसूर में गैंगरेप के मामले में जिस तरह से पैसे देने से इनकार कारण बताया जा रहा है, इस पर भी हम गौर करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अयोध्या यात्रा पर विपक्ष का इल्जाम है कि बीजेपी उसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुना रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यहां ऐसा करना राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ है। राष्ट्रपति रविवार को अयोध्या जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और कुछ सरकारी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे। इसके लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करेंगे। यहाँ दर्शन पूजन के बाद वो नए बन रहे मंदिर का काम भी देखने जाएंगे। इसके पहले वो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा पे अब सियासत भी शुरू हो गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए पवन पांडे का आरोप है कि बीजेपी इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये भारतवर्ष के हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का दौरा नहीं है। इसको जिस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता आ रहे हों। तो ये लोग 2022 के चुनाव के लिए भी जो इस देश के सबसे गरिमापूर्ण पद है, महामहिम है, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई पार्टी है और 2022 के अपने हश्र के लिए कितना परेशान है। अयोध्या और राम जन्मभूमि आंदोलन को
सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के आरोप हमेशा से बीजेपी पे लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति देश के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, इसी सिलसिले में यहाँ भी आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से देश में कहाँ क्या हो रहा है उनको जानकारी करने का हक है और जानने के लिए वो निकले हैं। ये तो अच्छी बात है कि राष्ट्रपति गांव-गांव घूम रहे हैं, जिला-जिला घूम रहे हैं। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वाटरप्रूफ पंडाल लग रहा है, बड़े बड़े गेट बनाए जा रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रपति का धर्म निजी आस्था का विषय है, उसका इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, अयोध्या के बीजेपी एमपी कहते हैं कि अब तो हर चीज पहली बार हो रही है। पहली बार तो 2014 के बाद इस देश में बहुत कुछ हुआ। पहली बार 370 धारा समाप्त हुई है। पहली बार भव्य राम के मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भव्य राम का मंदिर बन रहा है। राष्ट्रपति कोविंद की 2 महीने में यूपी की यह दूसरी यात्रा है। राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर करेंगे। इसके लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आएंगे तो उनके पूरे रूट की सुरक्षा और साथ ही अयोध्या में जो उनके जगह जगह जो भी उनके कार्यक्रम है वो उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखी जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। यूं तो राष्ट्रपति 4 दिनों में 3 जिलों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में 2 कॉन्वोकेशन और एक सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। लेकिन चूंकि अयोध्या हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, इसलिए उसे लेके राजनीति हो रही है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में खबर है अब कर्नाटक से। कर्नाटक के मैसूरू में एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लुटेरों ने गिरोह को पैसे देने से इनकार करने पर छात्रा के साथ ये सामूहिक बलात्कार किया, जबकि उसके दोस्त के साथ मारपीट की गई। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राज्य के गृह मंत्री आज मैसूर का दौरा करेंगे। घटना उस वक्त की गई जब ये छात्र अपने साथी के साथ एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट से लौट रही थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕೆಲವು ಅವರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल, इस मामले में अब अपडेट क्या है? देखिए, अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच चुकी है। 48 घंटे से के आसपास होने को हैं, लेकिन अब तक पुलिस न तो आरोपियों तक पहुंच पाई है, न किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही पुलिस इस बारे में कोई भी जानकारी दे रही है। जहां पर ये वारदात हुई उसके आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन वहां पर 3 मोबाइल के टावर्स है, तो वहां से डेटा लिया गया है और साथ ही साथ जो हाईवे है वहां पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहां से भी कुछ जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। 4 टीमें बनाई गई हैं और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी को बेंगलुरु से खास तौर पर भेजा गया है वहां पर, ताकि जांच की जो दिशा है उसमें और तेजी आए। लेकिन अब तक इसका कोई यहाँ पर नतीजा नहीं दिख रहा है और पुलिस ने अब तक जो पीड़ित छात्रा है उसका बयान भी नहीं लिया है, इसलिए कि गृह मंत्री के मुताबिक अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो बयान दें। मानसिक तौर पर वो काफी अभी दबाव में है। हालांकि डॉक्टर्स ने ये बताया कि दोनों ही, यानी छात्रा और साथ ही साथ उसका जो मित्र है, दोनों ही अब खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि पुलिस को पहले तो एफआईआर दर्ज करने में कई घंटे लग गए और उसके बाद अब तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। साफ है कि कानून व्यवस्था इस इलाके में कहीं न कहीं लचर पचर हुई है, ये व्यवस्था ढीली पड़ी है और इसी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़े और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया।
इस मामले पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। फिलहाल देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़। कोरोना की जानकारी आपको देंगे कि जो रायगढ़ जिला है पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पे सभी वयस्कों का 100% टीकाकरण हो चुका है। सभी को पहली डोज मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने सभी वयस्कों का 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। अब जिले में सभी वयस्कों को टीके के कम से कम 1 डोज तो लग ही गया है। देश की आजादी के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला राज्य बना, बाद में मध्य प्रदेश का पहला जिला और अब देश के उन पहले जिलों में शुमार जहां सभी वयस्कों को कोरोना टीके की एक खुराक मिल चुकी है। सेकेंड डोज का भी 30% हो चुका है। तो ये हमने पिछले मार्च से लेके पहले 45 प्लस का किया था, वो अप्रैल तक हमारा हो गया था। उसके बाद हमने फिर फोकस किया 18 प्लस पे और पूरे ग्राम पंचायत वाइज रोस्टर बना के और पूरा सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया और मैं रायगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कोऑपरेशन किया और हमारा छत्तीसगढ़ में पहला जिला है जिसको 100% वैक्सीनेटेड फर्स्ट डोज के साथ हुआ। रायगढ़ की कुल 16,94,234 की आबादी में जिला प्रशासन ने कुल 10,42,625 वयस्कों को टीका लगाने का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन ये काम चुनौतीपूर्ण था, खासकर उस जिले में जहां के उत्तरी हिस्से में बीहड़, जंगल, पहाड़ हैं, वहीं दक्षिणी हिस्सा ठेठ मैदानी है। लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले की हर पंचायत में रोस्टर बनाए गए, जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षकों और मितानिनों की टीम बनाई गई, पंचायत और राजस्व अधिकारियों को टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई। बारिश के दौरान उनका पहुंचना मुश्किल था, इसके लिए हमने रात तक किसानों के लिए शाम के शिविर भी आयोजित किए क्योंकि उन्हें दिनों में खेतों में जाना था। व्यवस्थापक ने मेगा कैंप का आयोजन किया जहां हमने 1.5 लाख का टीकाकरण किया। तो हमारे जैसे लोग नहीं जा पाते और वहाँ सेंटर में बहुत भीड़ हो रहा था, तो घर घर लोग आके जो लगाए उससे सब बुजुर्ग लोग का भी इंजेक्शन अच्छा से लग गया। इसमें बहुत फायदा हुआ। सरकार ने ये बहुत अच्छा कार्य किया। मैं ग्राम पंचायत गड़ोमरिया से, मेरा नाम निर्मला साव है। आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है जिसमें गांव के लोग जागरूक होकर बहुत जन आए हुए हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। इससे पहले ही वैक्सीनेशन हो रहा था लेकिन लोग इसमें जागरूक नहीं थे और थोड़ा कम आ रहे थे और आज महाअभियान के तहत बहुत सारे लोग आए हुए हैं और अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वैक्सीनेटरों की कम उपलब्धता, वैक्सीन की अनिश्चितता और कुछ इलाकों में लोगों के प्रतिरोध के बावजूद घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाकर रायगढ़ ने लक्ष्य हासिल कर लिया। रायगढ़ में भूपेंद्र ठाकुर और सोमेश पटेल के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। की बात में आगे है, बिहार को मिला महिला दरोगाओं का एक बड़ा पैच। बिहार पुलिस में पहली बार राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के कारण 595 महिला दरोगा प्रशिक्षण के बाद शामिल हुई हैं। पासिंग आउट परेड के समय खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर राजगीर में मौजूद थे। उन्होंने अब इन महिला दरोगाओं से राज्य में शराबबंदी सफल बनाने की अपील की। राजगीर की बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ये नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। गुरुवार को मौका था 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 1586 दरोगाओं की पासिंग आउट परेड का। इस परेड में पहली बार राज्य के इतिहास में एक बार में 595 महिला दरोगा शामिल दिखी। सबकी अपनी कहानी और अपने सपने, लेकिन अधिकांश निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। अब की लाइफ हमारी जो है वो बहुत चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ हमने लगभग 2 साल 2 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें से हमने लगभग 10 महीने बाहर रहे थे कोविड के दौरान। उस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से समाज में जो तबके के वर्ग है जिनको ज़्यादा शोषित किया जाता है, खास करके हमने ये देखा कि पैंडेमिक के काल में महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, वृद्धों के साथ भी। तो उनके साथ हमें कैसे पेश आना है, क्या करना है। सोची तो इससे ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, लेकिन ये भी एक समाज का सेवा करने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है।
आना तो था, वर्दी की ही नौकरी करनी थी। सपना था, बचपन से सपना था कि वर्दी पहनना है तो पहनना है बस। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनका चयन पहले सिपाही के तौर पर हुआ, उन्होंने तैयारी कर दरोगा बनने का सपना पूरा किया। कुछ किसान परिवारों से भी हैं, सबके चेहरे पर अब एक नई मुस्कान दिख रही थी। वो एक अनुभव है जो हमें आगे काम करने में बहुत मददगार रहेगा। उसके बाद यहाँ जो 2 वर्ष हम लोग को जो ट्रेनिंग मिली है, इंडोर्स आउटडोर्स लॉ के सब्जेक्ट्स के जो भी सिखाए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, साइबर क्राइम्स को कैसे डील करना है, हर चीज़ का यहाँ पर प्रशिक्षण लेके हम आगे जाएंगे। तो फील्ड में हमको काम करने के लिए वो अनुभव हमेशा काम करेगा और यही हमारा कामना है कि हम आगे जा कर के स्टेट को अच्छे से मतलब अपनी सेवा प्रदान कर सकें। मेरा एक ही उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र की जो है, मैं अपने क्षेत्र की सबसे पहली लड़की हूँ और SI बनी हूँ और मुझे गर्व है कि हमको देखकर मेरे क्षेत्र की और भी लड़कियाँ जो है इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें और आगे बढ़ाएं और नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं। इस खास मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नई महिला शक्ति से अपील की कि वो सख्ती से शराबबंदी लागू कराएं। वादा किया कि उनके लिए किसी तरह की सुविधा में कमी नहीं रहेगी। सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहां पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो जरूरत होती है वो सब चीजों का इंतजाम वहां पर कर दिया जाए। बिहार में पहले रिकॉर्ड संख्या में महिला सिपाही और अब दारोगा की नियुक्ति निश्चित रूप से एक नया बदलाव लाएगी। राजगीर से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।